नमस्कार। NCERT क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर अमीन्स। इसका मतलब आज हम अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके पार्ट सेकंड का है। समझने की कोशिश करें कि अमीन्स होते क्या हैं, अमीन किन्हें कहते हैं। तो यहाँ समझें कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स या अमोनिया के कंपाउंड्स को अमीन्स कहते हैं। कैसे कंपाउंड्स? जैसे अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। इसका मतलब इसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। तो इन हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करना है, इन्हें हटाना है और लाना क्या यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप। तो जब हम हाइड्रोजन को हटाएंगे और एल्काइल अथवा एराइल ग्रुप लगाएंगे तो अमीन्स बनते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे मान लिए NH3, इसमें से एक H हटाया तो क्या बच गया? NH2। और जोड़ क्या दिया इसमें? या तो R ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, या फिर इसमें हमने एराइल ग्रुप जोड़ दिया तो हमारे पास में बन गया या तो RNH2 अथवा ARNH2। तो RNH2 को हम कहते हैं एल्काइल अमीन और ARNH2 को हम कहते हैं एराइल अमीन्स। तो इस प्रकार से ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। हम एक हाइड्रोजन के बजाय हम 2 हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, हम 3 हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं। जैसे मानो हमने 2 हाइड्रोजन हटाए और 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो क्या बन जाएगा? R2NH। 3 हाइड्रोजन एटम हटाकर 3 एल्काइल ग्रुप लगा दें तो बन जाएगा R3N। समझ में आ रही है बात? इसी प्रकार से हम AR ग्रुप भी लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, उसकी जगह क्या लगाना है? एल्काइल ग्रुप अथवा एराइल ग्रुप लगाना है। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एल्किल अथवा एरिल अमीन्स कहलाते हैं और कलेक्टिवली इनको अमीन्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? इससे और आगे की बात जानो कि ये चैप्टर क्यों है, हमें क्यों पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि अमीन्स की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। ये जो अमीन्स हैं, एल्काइल अथवा एराइल अमीन्स, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में काम आते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी भी ड्रग्स बनती हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, लगभग उसमें से 40% या उससे अधिक वो एराइल अथवा एल्किल अमीन्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कि इनमें ये एल्किल अथवा एराइल अमीन्स आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं, फिर उनके व्युत्पन्न बनते हैं। तो ड्रग्स इंडस्ट्री में या हम के मेडिसिन में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा हम डाइज की बात करें, रंजक जिन्हें कहते हैं, वे भी अधिकतर किसके बने हुए होते हैं? उनमें भी अमीन्स काम आते हैं। तो हमारे अगर हम दैनिक जीवन में देखें, डेली लाइफ में देखें, तो इन अमीन्स का बहुत अधिक योगदान है। तो इस भावना को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे अमीन्स हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें अमीन्स के बारे में पढ़ना है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि अमीन्स की संरचना किस प्रकार की होती है। हम इस क्लास में उसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे कि अमीन्स की नॉमेनक्लेचर क्या है, अमीन्स का नाम किस प्रकार से दिया गया है। हम इनके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, हम इनके सिंथेसिस के बारे में जानेंगे कि अमीन को सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, इनको नाइट्रो कंपाउंड से कैसे बनाया जाता है, या अन्य और कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे अमीन्स को बनाया जाता है, वो हम इस क्लास में गहराई से जानेंगे। अमीन अमोनिया अणु से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एरिल अथवा एल्किल समूह द्वारा विस्थापन से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाती है। यह बात हमारे पहले समझ में आई गया कि हम हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते चलेंगे और एल्किल अथवा एराइल ग्रुप लगाते चलेंगे। प्रकृति में ये प्रोटीन, विटामिन, एल्कोलाइड्स और हार्मोन्स में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स में मिलते हैं अमीन्स, विटामिन्स में भी, एल्कोलाइड्स में भी और हार्मोन्स में भी। संश्लेषित उदाहरणों में बहुलक यानी कि पॉलीमर्स, रंजक, डाइज और औषध, ड्रग्स, इसमें ये सब सम्मिलित होते हैं। 2 जैव सक्रिय यौगिक मुख्यतः एड्रेनलिन और इफेड्रिन का उपयोग रक्तचाप बढ़ाने में किया जाता है। दोनों में ही द्वितीयक तथा तृतीयक अमीन समूह उपस्थित होता है। यहाँ भी समझने की कोशिश करें कि द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन से मतलब क्या है। ये 2 नए शब्द आए हैं, यहाँ समझें। देखो, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है और एल्काइल ग्रुप को लगाना है। मानो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम हटाया और एक एल्काइल ग्रुप लगाया तो क्या बना? RNH2 बना। क्या? वो RNH2। तो इस प्रकार के अमीन समूह को हम प्राथमिक अमीन या फिर हम प्राइमरी अमीन्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम केवल एक एल्काइल ग्रुप से या एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे ये प्राइमरी अमीन है। फिर आगे की बात समझें। यदि क्या करें कि यहाँ पर हम अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन एटम्स को हटाएं
और 2 एल्काइल अथवा एराइल ग्रुप लगा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R2NH, यानी कि N के एक तरफ भी एक R लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है या 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी। और यदि 3 हाइड्रोजन एटम हट जाएं और उसकी जगह 3 एल्काइल अथवा एराइल ग्रुप आ जाएं तो उसको हम कहेंगे टर्शरी। तो ये जो एड्रेनालिन और इफ्रेडिन है, इसमें क्रमशः सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन समूह उपस्थित होता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा सेकेंडरी और टर्शरी से मतलब क्या है। यदि प्राइमरी है तो उसको अमीनो ग्रुप कहते हैं, यदि सेकेंडरी है तो उसको इमीन कहते हैं, और यदि टर्शरी है तो उसको टर्शरी अमीन या टर्शरी अमोनिया कहते हैं। एक संश्लेषित यौगिक नोवेकेन का उपयोग दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखें क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नोवेकेन किस रूप में काम आता है, ये नोवेकेन में कौन सा समूह उपस्थित है। तो हम याद रखेंगे ये अमीन से समूह इसमें उपस्थित होता है। प्रसिद्ध प्रतिहिस्टामिन बेनेड्रिल में भी टर्शरी अमीन समूह उपस्थित होता है। चतुष्क अमोनियम लवणों का प्रयोग पृष्ठ सक्रियक के रूप में होता है। अब देखो यहाँ पर एक नई बात आ गई, चतुष्क अमोनियम लवण, इसका मतलब समझो। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा या तो एक हाइड्रोजन एटम को हटाओ या 2 हटाओ या 3 हटाओ। मानो हमने 3 हटा दिए तो क्या बन गया R3N। समझने की कोशिश कर रहे हैं, NH3 में से हमने 3 H हटाए और उसकी जगह 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो बन गया R3N। अब नाइट्रोजन पर हम जानते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, हम क्या करें, एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ दें और साथ में उसके साथ कोई निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे हम क्या मानो R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, तो ये अमोनियम लवण कहलाते हैं। जैसे आप याद करो, हम बात करते हैं, मानो हम क्या अमोनियम आयन क्या है, तो हम कहते हैं NH4 पॉजिटिव को अमोनियम आयन कहते हैं। अमोनियम आयन क्या है, NH4 पॉजिटिव। अब यहाँ हम क्या R4N पॉजिटिव, R4N पॉजिटिव, तो वो क्या कहलाएंगे, वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहलाते हैं। R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट या फिर चतुष्क अमोनियम लवण कहलाते हैं। किस में काम आते हैं, ये सर्फेक्टेंट के रूप में काम में लेते हैं। इनका उपयोग पृष्ठ सक्रियक के रूप में होता है। कई बार क्या होता है, जब हम जैसे रिएक्शन लगा रहे हैं उनमें एक रिएक्टेंट तो ऐसा है जो वाटर सॉल्युबल है और दूसरा रिएक्टेंट ऐसा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल है। अब उनमें रिएक्शन कैसे कराओगे, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, जो वाटर सॉल्युबल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन कराने के लिए हमें कोई ना कोई सर्फेक्टेंट लेना पड़ता है। और जनरली जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हैं या चतुष्क अमोनियम लवण है, उनका उपयोग इस प्रकार के सर्फेक्टेंट के रूप में या पृष्ठ सक्रियक के रूप में होता है। अब आगे की बात करते हैं। डाईएजोनियम लवण रंजकों, विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के बनाने में मध्यवर्ती के रूप में उपयोग होते हैं। ये जो डाईएजोनियम सॉल्ट है ना, ये भी अमोनियम से ही बनते हैं, ये अमीन डेरिवेटिव्स से ही बनते हैं। तो डाईएजोनियम सॉल्ट किस में काम आते हैं, डाइज बनाने में काम आते हैं या रंजक बनाने में काम आते हैं। तो ये आपने देखेगा अमीन्स कंपाउंड से कितने अधिक हमारे डेली लाइफ में इनके उपयोग हैं, दैनिक जीवन में हमारे उपयोगी हैं। अमीन्स को अमोनिया के 1, 2 अथवा 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल अथवा एरिल समूहों द्वारा विस्थापित कर प्राप्त हुए व्युत्पन्न के रूप में माना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अमोनिया थी NH3, एक H हटाया और CH3 लगा दिया तो क्या बन गया CH3NH2 मिथाइल अमीन। इसी तरह से हमने एक H हटाया और एक एराइल ग्रुप लगा दिया C6H5NH2 एनिलिन। आगे देखें, यहाँ दोनों में जो हम ग्रुप देख रहे हैं, एक CH3NH2 और C6H5NH2, ये कैसे है, ये प्राइमरी अमीन है, ये प्राथमिक अमीन है। ये प्राथमिक अमीन क्यों है, इसलिए हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम केवल एक कार्बन एटम से या केवल एक एरिल अथवा एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब इसके आगे देखें, CH3NHCH3, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और हमने इसमें किया क्या है, अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन हटाए हैं और 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये कैसा हो गया, ये सेकेंडरी अमीन हो गया। और इसी प्रकार से आगे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये टर्शरी अमीन हो गया। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया है 3 मिथाइल ग्रुप से, इसीलिए इनको अमोनिया का डेरिवेटिव मानते हैं। अमीन की संरचना, अमोनिया की भांति अमीन का नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी होता है
एवं इस पर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल है। अमीन में नाइट्रोजन के कक्षक sp3 संकरित होते हैं तथा अमीन की आकृति पिरामिडीय होती है। नाइट्रोजन के तीनों sp3 संकरित कक्षकों में से प्रत्येक अमीन के संगठन के अनुसार हाइड्रोजन अथवा कार्बन के कक्षकों से अतिव्यापन होता है। इसको समझने की कोशिश करें। अमीन्स की संरचना के बारे में जानिए। देखिए, अमोनिया की बात करते हैं। आप ये पढ़कर आए हैं कि अमोनिया में संकरण कौन सा है? sp3। ये आपने पढ़ा है, अमोनिया में संकरण sp3 है। तो फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय। ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी? चतुष्फलकीय है। और इसमें 3 तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और एक इसमें क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें अमोनिया की, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? पिरामिडीय होता है, पिरामिड के आकार का। यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस प्रकार से पिरामिड होता है। आप यह भी पढ़कर आए हैं, जब हमने VSEPR थ्योरी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। तो चूंकि नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है? बॉन्ड पेयर को पास सरका देता है। इस कारण से जो टेट्राहेड्रल में मीथेन में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, वो यहाँ घट जाता है या कम हो जाता है और 160 डिग्री रह जाता है। ये बात हमने किसकी सीखी? अमोनिया के बारे में। चूंकि हमने कहा कि अमीन्स अमोनिया के डेरिवेटिव है, तो केवल अंतर क्या आएगा कि हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप या 2 एल्काइल ग्रुप या 3 एल्काइल ग्रुप अथवा एराइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो आकृति तो वही होगी। कैसी होगी? पिरामिडीय। इसकी जो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। तो अमोनिया की भांति इसमें भी वही संरचना होती है, वही ज्योमेट्री होती है और वही हाइब्रिडाइजेशन होता है। केवल अंतर क्या है यहाँ पर कि यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना कि इस प्रकार अमीन की स्ट्रक्चर अमोनिया के समान होती है। सभी अमीनों में नाइट्रोजन के चौथे कक्षक में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल स्थित रहता है। असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति के कारण CNE कोण 109 डिग्री 5 से घटकर 160 डिग्री अथवा 108 डिग्री रह जाता है। यहाँ E का मतलब क्या? देखो, C तो वो कार्बन हो गया, N नाइट्रोजन हो गया। E का मतलब दूसरा कार्बन हो सकता है अथवा नाइट्रोजन हो सकता है, क्योंकि यदि ये प्राइमरी अमीन है तो यह हाइड्रोजन होगा। आप समझ रहे हैं ना? और यदि ये टर्शरी अमीन है तो यहाँ पर ये कार्बन होगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री से कम हो जाता है, 107 अथवा 108 डिग्री रह जाता है। और ये ट्राई मेथिल अमीन में यह कोण कितना होता है? 108 डिग्री होता है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखें डायग्राम को, इस चित्र को ध्यान से देखें। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? यहाँ आप देखें ध्यान से, ये ऊपर आपको जो दिख रहा होगा ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ आप ये देख पा रहे हैं। और ये 3 बॉन्ड पेयर है। ये एक बॉन्ड पेयर इससे बन रहा है, ये दूसरा इधर से और तीसरा इस वाले CH3 से। तो ये बॉन्ड पेयर बन गए और ये हो गया लोन पेयर। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन के कारण, इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन के कारण ये जो बॉन्ड एंगल था, ये जो 109 डिग्री 5 था, 109.5 डिग्री था, ये घटकर कितना रह जाता है? 108 डिग्री। तो ये सभी जो बॉन्ड एंगल हैं ये कितने हो जाते हैं? 108 डिग्री रह जाते हैं। तो ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा CNC बॉन्ड। और CNC बॉन्ड कितना होगा? ये बॉन्ड एंगल 108 डिग्री होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि जैसे हमने पहले कहा ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ देखें, ये अमोनिया, एक H हटाया और एक R लगा दिया, तो केवल ये नाइट्रोजन एक R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी अमीन या इनको 1 डिग्री अमीन कहते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर 2 R जुड़ गए, एक R ये और एक R ये, तो हम ये समान भी हो सकते हैं, तब तो दोनों को RR लिखेंगे। यदि ये दोनों डिफरेंट है तो एक R हो गया, एक R' हो गया, जैसे एक CH3 एक C2H5। तो ये ऐसे जिसमें कि नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन एटम से या 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी अमीन या 2 डिग्री अमीन कहलाता है। और यहाँ आपके अब बात समझ में आई गई होगी कि नाइट्रोजन एटम यहाँ 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और यहाँ इस प्रकार शो किया है कि ये तीनों ही क्या हैं? अलग अलग हैं, एक R, एक R', एक R'। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगी? टर्शरी अमीन, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन एटम 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, नामकरण देखो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये CH3 CH2 NH2,
बात समझ में आ रही है? ये कौन सा ग्रुप है? ये इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हुआ? सामान्य नाम एथिल अमीन, एथिल अमीन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एथेनामीन। इसमें जब नॉमेनक्लेचर देते हैं आईयूपीएसी तो यहाँ एल्केनामीन कहते हैं, कलेक्टिवली इनको संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से इनको एल्केनामीन कहते हैं। और यहाँ एल्केन में क्या है? यहाँ पर उसके स्थान पर यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया एथेनामीन। समझ में आ गया? 2 कार्बन है तो एथेनामीन। यहाँ देखें तो 3 कार्बन है, तो आपकी बात समझ में आ गई? प्रोपेनामीन। अब प्रोपेनामीन में भी ये NH2 ग्रुप 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये NH2 इस वाले कार्बन से जुड़ा होता तो प्रोपेन 2 अमीन कहलाता। यहाँ 1 से जुड़ा है तो प्रोपेन 1 अमीन। या इसको सामान्य में सामान्य नाम देते हैं नॉर्मल प्रोपेलामीन, और इसके बाद में आईयूपीएसी नाम इसका हो गया प्रोपेन 1 अमीन। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यही है कि ये जो NH2 ग्रुप था ये कार्बन नंबर 2 से जुड़ गया, तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा आईयूपीएसी इसका? प्रोपेन 2 अमीन। ये प्रोपेन 1 अमीन क्योंकि कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है, तो प्रोपेन 2 अमीन। या और ये आइसो ग्रुप हो गया सामान्य नाम में, तो इसको आइसोप्रोपिल अमीन कहते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर CH3 NH CH2 अब यहाँ क्या है कि किसका डेरिवेटिव मानेंगे? जो बड़ी चेन है उसका डेरिवेटिव मानते हैं। बड़ी चेन कौन सी हुई? 2 कार्बन वाली, ये छोटी हुई। ये बड़ी चेन हुई 2 कार्बन वाली, ये छोटी हुई, तो सामान्य नाम तो उसका एथिल मिथिल अमीन हो गया, लेकिन आईयूपीएसी नाम क्या हुआ? एन मिथाइल एथेनामीन। डेरिवेटिव किसका मानेंगे? इसको एथेनामीन का डेरिवेटिव मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये बड़ी चेन है और एन पर एक ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो गया एन मिथाइल एथेनामीन। इसी प्रकार से सारे नाम दिए गए हैं। अब जैसे इस पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एल्किल में क्या? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सामान्य नाम तो क्या हो गया? ट्राई मेथिल अमीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? इस एन पर भी मिथाइल, इस एन पर भी मिथाइल, सेम उस पर, और ये मेथेनामीन, तो हो गया एन डाई मेथिल मेथेनामीन। इसी प्रकार से ये नाम दिया गया है। यहाँ देखेंगे हम 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एन डाईथाइल ब्यूटेन 1 अमीन। क्यों? 1 2 3 4 ब्यूटेन, और इसके कार्बन नंबर 1 पर ये जुड़ा हुआ है। यहाँ जुड़ा होता तो क्या हो जाता? 2 हो जाता। तो इसी प्रकार से एन डाईथाइल ब्यूटेन 1 अमीन आ गया। ठीक है, इसी प्रकार के यहाँ पर ये एलाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमने कह दिया एलाइल अमीन। या प्रोप 2 इन 1 अमीन, ये प्रोपेन 3 कार्बन है, 2 पर सेकंड नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो प्रोप 2 इन, और 1 से क्या जुड़ा है? NH2, तो प्रोप 2 इन 1 अमीन। इसी प्रकार से ये NH2 CH2 होल 6 NH2 हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, आपको मालूम है खूब काम में लेते हैं हम इसको, पॉलीमर्स बनाने में काफ़ी काम में लेते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, जब हम नाइलॉन 6 बनाते हैं तो। और इसका वैसे नाम क्या हुआ? हेक्सेन 1,6 डाइअमीन, क्योंकि 6 कार्बन एटम में पहले और छठे कार्बन एटम पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसका नाम देते हैं। अब ये एरोमेटिक अमीन्स के नाम है, सामान्य भाषा में इसको एनिलीन कहते हैं, आईयूपीएसी में इसको एनिलीन भी कहते हैं और बेंजीनामीन भी कहते हैं। इसी प्रकार से ऑर्थोटोलुडीन है सेकंड नंबर वाला, और ये कहलाता है 2 मेथाइल एनिलीन। इसी प्रकार से ये तीसरा वाला हम देख रहे हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन, यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ है, ये 4 ब्रोमो बेंजीनामीन या फिर ये गामा ब्रोमो एनिलीन कहलाती है। तो ये भी एन डाईमिथाइल एनिलीन, क्योंकि इस पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये एन डाईमिथाइल बेंजीनामीन। इस प्रकार से इनके एराइल अमीन है, उनके भी आईयूपीएसी नाम दिए गए हैं। अब बात करेंगे हम अमीनों के विरचन की। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा अमीन किसे कहते हैं, क्या होता है, और उनका नॉमेनक्लेचर के बारे में सीखा और स्ट्रक्चर के बारे में सीखा। अब बात करेंगे अमीन्स का विरचन, इनको बनाया कैसे जाता है, इनको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, इनको लैब में कैसे बनाते हैं, इनको इंडस्ट्रियली कैसे बनाते हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करें वो है नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, कि नाइट्रो यौगिकों का जब कभी भी हम रिडक्शन कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें अमीन्स मिलते हैं। ये बात समझ लें, क्यों? क्योंकि हम नाइट्रो ग्रुप का जब कई तरह से होता है रिडक्शन, इसका एसिडिक मीडियम में भी होता है, इसका बेसिक मीडियम में भी होता है, इसका न्यूट्रल मीडियम में भी होता है, इसका कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी होता है, और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम में होता है। तो इन किसी भी माध्यम में यदि नाइट्रो समूह का अपचयन कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पर अमीन्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे नाइट्रोबेंजीन, इसका रिडक्शन कराया, हाइड्रोजन पास करते हैं हाइड्रोजन गैस को, पैलेडियम यहाँ पर क्या काम में ले रहे हैं? कैटलिस्ट के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में काम में ले रहे हैं, और एथेनॉल सॉल्वेंट के रूप में काम में ले रहे हैं। तो क्या बन रहा है? ये एनिलीन बन रहा है, यानी कि ये जो NO2 ग्रुप है ये रिडक्शन पर क्या दे रहा है? NH2 ग्रुप दे रहा है। तो नाइट्रो यौगिक सूक्ष्म विभाजित निकल, पैलेडियम अथवा प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से अमीन्स में अपचयित
हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम कैटलिस्ट के भी ले सकते हैं काम में, पैलेडियम, निकल या प्लेटिनम, या फिर हम एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराएं टिन और HCl से या आयरन HCl से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर क्या देगा, NH2 ग्रुप दे देता है। तो इससे हमारे क्या समझ में आ रहा है, हमारे समझ में ये आ रहा है कि जब कभी भी नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन कराते हैं तो वो अमीन्स बन जाते हैं। अम्लीय माध्यम में धातुओं द्वारा भी इनका अपचयन हो जाता है, जैसे हमने देखा टिन HCl, इससे पहले वाली रिएक्शन हमने देखा था ये टिन और HCl, तो यहाँ पर भी रिडक्शन हो जाएगा, या आयरन HCl से भी इसका रिडक्शन हो जाता है। तो मेटल एसिड की प्रेजेंस में मेटल से रिडक्शन करा रहे हैं, होता क्या है, इससे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और हाइड्रोजन गैस किस काम आ रही है, इसको रिड्यूस करने में या अपचयित करने में काम आ रही है। अम्लीय माध्यम में धातुओं द्वारा भी इनका अपचयन हो जाता है। स्क्रैप लोहा अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा था हमने, Fe+HCl द्वारा भी इसका अपचयन हो जाता है, और इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो FeCl2 बनेगा वो जल अपघटित होकर वापस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे देगा, तो हमें बार बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरू में थोड़ी सी मात्रा में HCl ले लो और फिर ये अभिक्रिया अपने आप चलती रहती है। अतः केवल अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन, इसको समझो, देखो ये अमोनोलाइसिस कहलाता है। एल्किल हैलाइड मतलब RX, ये लिखा हुआ है RX, है ना। इस RX की अमोनिया से रिएक्शन कराओ। ये RX रिएक्शन किससे कराओ, अमोनिया से। ये यहाँ पर कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी का। क्यों करेगा, क्योंकि इस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्यों देगा, कारण समझो। देखो यहाँ है ये RX, एल्काइल हैलाइड है, इसमें हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, X, यानी कि हैलोजन एटम। तो ये कैसा हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, R कैसा हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अब इस पार्शियली पॉजिटिव को कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ ये NH3 आसानी से इस पर अटैक कर देता है, तो क्या बन जाएगा, RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो N पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और X हो गया नेगेटिव, तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। अब इसमें से जब HX निकल जाएगा, इसमें से क्या निकलेगा, HX, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RNH2, यानी कि अमीन्स बन जाते हैं। तो यहाँ समझें, देखो जब ये RNH2 बन गया, अब रिएक्शन मीडियम में तो RX यानी कि एल्काइल हैलाइड और पड़ा हुआ है, यहाँ पर इस N पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, ये वापस से इसे रिएक्शन करेगा तो R2NH यानी कि 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अमीन बना देगा। फिर वही RX यहाँ मौजूद है, तो इससे ये R3N या 3 डिग्री या टर्शरी अमीन बन जाएगी, और फिर RX और मौजूद है तो ये R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि जब कभी भी एल्काइल हैलाइड का हम अमोनोलाइसिस कराते हैं या अमोनी अपघटन कराते हैं, तो ऐसा नहीं है केवल प्राइमरी अमीन बनते हों, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट सभी बनते हैं। ठीक है, ये कब बनेंगे, ये जब बनेंगे जब एल्काइल हैलाइड एक्सिस में प्रेजेंट होगा। तो यदि एल्काइल हैलाइड एक्सिस में या आधिक्य में उपस्थित है तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का सबका मिक्सचर हमें यहाँ पर या सबका मिश्रण हमें मिल जाता है। इसमें एक और बात सीखें कि ये जो एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या, जैसे ये एल्काइल आयोडाइड हो सकता है, एल्काइल ब्रोमाइड हो सकता है या एल्काइल क्लोराइड हो सकता है। अब ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्योंकि आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, ठीक है ना, तीनों में, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में, इसमें आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है और क्लोरीन का सबसे छोटा है। तो कार्बन के साथ में जो आयोडीन का बॉन्ड बनेगा वो एक वीक बॉन्ड बनेगा। क्यों, कोई कार्बन का आकार तो छोटा और आयोडीन का आकार बहुत बड़ा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड होगा, या इन तीनों में हम कहें तो वीकेस्ट बॉन्ड होगा। उससे आकार थोड़ा छोटा हुआ RBr का, तो RI की तुलना में RBr का जो बॉन्ड होगा थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, RCl का उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जिसका वीक बॉन्ड होगा वो आसानी से रिएक्शन करेगा। तो इनका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है या विक्रियाशीलता क्रम है वो RI, RBr और RCl है। अब आपके कारण समझ में आ गया RI का सबसे ज़्यादा क्यों है। RI का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि R और I का बॉन्ड इन तीनों में वीकेस्ट बॉन्ड है, ये बहुत आसानी से टूट जाएगा, आसान टूट जाएगा तो ये रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका ये ऑर्डर दिया हुआ है। अमोनियम लवण से मुक्त अमीन प्रबल क्षार द्वारा अभिक्रिया से प्राप्त की जा सकती है। अब देखो ये कैसे बनेगी, ये जो ऊपर यहाँ दे रखा था हमने RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव प्रतिस्थापित अमोनियम लवण, ये
NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। रिएक्शन किससे कराओ? प्रबल क्षार से, स्ट्रॉन्ग बेस से, NaOH से। तो क्या बन जाएगा? RnH2, H2O और NaX। तो इस प्रकार से यहाँ भी हम प्राइमरी अमीन प्राप्त कर सकते हैं कि सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट जो बना उसकी NaOH से रिएक्शन कराओ और प्राइमरी अमीन्स यहाँ पर हमें मिल जाती है। नाइट्राइलों का अपचयन, सेम भाई देखें, नाइट्राइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनन द्वारा अपचयित होकर प्राथमिक अमीन बनाते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग अमीन श्रेणी के आरोहण एसेंडिंग में अथवा प्रारंभिक अमीन से एक अधिक कार्बन वाले अमीन के विरचन में किया जाता है। यहाँ देखने की कोशिश करें, ये RCN, यहाँ समझाइए क्या है ये RCN। इसका रिडक्शन कराएं हाइड्रोजन निकल से या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम मरकरी और इथाइल अल्कोहल से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2। यहाँ ये एक कार्बन एटम जो एक एल्काइल ग्रुप था, यहाँ पर ये दो कार्बन एटम वाला एल्काइल ग्रुप बन जाता है, एक R और एक CH2। तो ये एसेंडिंग रिएक्शन में काम आ रहा है। जब कभी भी इस नाइट्राइल का रिडक्शन कराएंगे, इसका अपचयन कराएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? RCH2NH2। एमाइडों का अपचयन, एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर अमीन देते हैं। अमाइड आप जानते हैं RCONH2। ये RCONH2 जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराएंगे तो RCH2NH2 बन जाता है। यहाँ तक बात समझ में गई? तो अमाइड का भी रिडक्शन कराया, रिडक्शन क्यों कराया? रिडक्शन क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ RCONH2 या अमाइड किस में कन्वर्ट हो गया? ये अमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नाइट्रो यौगिकों का अपचयन कराएं या फिर हम नाइट्राइल का अपचयन कराएं या फिर हम अमाइड का अपचयन कराएं तो क्या बन जाता है? यहाँ पर ये एल्किल अमीन्स बन जाते हैं। ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आती है और कंपटीशन एग्जाम्स में भी आती है, इसको ध्यान से समझो। ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण का उपयोग प्राथमिक अमीन के विरचन के लिए किया जाता है। पहली बात तो ये सीख लें कि इससे हम क्या बनाते हैं? केवल प्राइमरी अमीन बनाते हैं। थैलीमाइड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जलक बटन द्वारा संगत प्राइमरी अमीन उत्पन्न करता है। समझे? देखो ये क्या कह रहे हैं, इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करें। है क्या? थैलिक एसिड की रिएक्शन कराएं अमोनिया के साथ में, थैलीमाइड बनेगा। उस थैलीमाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो उसका पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, और उसके बाद जब इसका क्षारीय जलक बटन कराते हैं तो प्राइमरी अमीन बनते हैं। एरोमेटिक प्राथमिक अमीन इस विधि द्वारा नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि एरिल हैलाइड थैलीमाइड से प्राप्त रेनाइन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। रिएक्शन को समझो, देखो ये थैलीमाइड है, ये आपको दिख रहा है, ये थैलीमाइड बना कैसे था? ये थैलिक एसिड से बना था। यहाँ COOH, एक OH यहाँ था और एक OH यहाँ था। इसकी रिएक्शन किससे कराई? अमोनिया से। तो ये H2H2 यहाँ से निकल जाएंगे और क्या बन गया? ये थैलीमाइड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराइए तो ये इसका पोटेशियम सॉल्ट बन गया। थैलीमाइड का क्या बन गया? पोटेशियम सॉल्ट। अब इसकी रिएक्शन किससे कराई? एल्काइल हैलाइड से। इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से, तो ये K और ये X, ये KX निकल जाएगा और R ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कि N एल्किल थैलीमाइड बन गया, क्योंकि N पर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आ गया तो N एल्काइल थैलीमाइड बन गया। अब ये जो N एल्काइल थैलीमाइड बन गया, इसकी रिएक्शन हमने क्या कहा था? किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से करा देंगे। तो जब इसकी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन गया? थैलिक एसिड का डाइसोडियम सॉल्ट प्लस RnH2 अमीन। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक अमीन बन जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो इससे, जैसे हमने इससे पहले की जितनी भी रिएक्शन देखी थी तो हमने क्या कहा? उससे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन और क्वार्टरनी अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर मिलता है। ठीक है ना? फिर उन मिक्सचर को हमें सेपरेट करना पड़ता है, अलग अलग विधि लगाकर हम उसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पर हमें प्योर प्राइमरी अमीन मिलती हैं, शुद्ध प्राथमिक अमीन मिलती हैं। इस कारण से ये एक जो मेथड है ये इम्पॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो हिसाब से आप देख लीजिए कि थैलीमाइड की रिएक्शन कराएं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर RX से कराएंगे तो उसका एल्काइल बन गया, एल्काइल थैलेमाइड। और उसकी जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्योर प्राइमरी अमीन बन जाती हैं। तो इस वाली क्लास में हमने क्या सीखा? हमने ये सबसे पहले जाना कि अमीन्स होते क्या हैं, अमीन बनते कैसे हैं। तो हमने सीखा था कि अमीन्स अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो हमें प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन और
क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनते चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा अमीन्स की स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में हमने जाना। तो हमने जाना कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और इनकी आकृति अमोनिया के समान पिरामिडीय होती है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इसमें घटकर कितना रह जाता है, 108 डिग्री या 160 डिग्री रह जाता है, ये सीखा। फिर हमने देखा कि अमीन्स को बनाते कैसे हैं, इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इनका सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना कि यदि एल्काइल हैलाइड का हम अमोनिया अपघटन कराएं तो हमें क्या बन जाते हैं, एल्किल अमीन्स बन जाते हैं। वहाँ में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन रहे थे, यह हमने सीखा था। उसके अलावा हमने सीखा रिडक्शन से भी बना सकते हैं कि नाइट्रो यौगिकों का रिडक्शन कराएंगे तब बन जाएगा अमीन्स। तो नाइट्रो यौगिक फाइनली रिड्यूस होकर क्या देते हैं, ये अमीन्स देते हैं। पहले नाइट्रोसो कंपाउंड देते हैं, फिर फिनाइल नाइट्रोक्सिलामीन देते हैं और फाइनली ये क्या दे देते हैं, ये अनिलीन में कन्वर्ट हो जाते हैं यदि हम नाइट्रोबेंजीन लेके चलें तो। इस प्रकार से फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, अमीन्स मिलते हैं। अमाइड का आप चयन कराएं तब भी अमीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाइट्रोलाई को रिएक्शन कराएं नाइट्राइल्स का तब भी वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका अमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नाइट्रो, नाइट्राइल या फिर अमाइड कंपाउंड्स का रिडक्शन कराने पर, रिडक्शन अलग अलग मीडियम में होता है, इसमें कैटलिस्ट भी काम में ले सकते हैं, एसिड की प्रेजेंस में भी होता है, मेटल्स की प्रेजेंस में होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमीन्स में। इसके अलावा हमने एक महत्वपूर्ण विधि के बारे में जाना जिसे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कहते हैं, जिसमें थैलेमाइड से हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं, प्योर प्राइमरी अमीन बनती है, इसमें मिक्सचर नहीं बनता बल्कि हमें प्राथमिक अमीन मिल जाती है। तो ये हमने इस क्लास में बहुत गहराई से सीखा है। अगली क्लास में हम क्या जानेंगे, हम इस अमीन्स की बेसिसिटी के बारे में जानेंगे, इसकी हम क्षारकता की बात करेंगे, इसकी हम तुलना करेंगे कि जो अल्काइल अथवा एराइल अमीन्स हैं उनमें कौन अधिक बेसिक है, कौन अधिक क्षारीय है, अमोनिया से इनकी क्षारकता का क्रम किस प्रकार से है, कम है अथवा ज़्यादा है, और फिर इनकी कुछ रिएक्शंस के बारे में या अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे।